हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के आई लव यू वीइंग और आई लव यू लेजेंड के पार्ट 27 को शेयर करने वाली हूँ। गाइस, हमने लास्ट पार्ट में देखा था वेंचिंग वांग जी को बता देती है कि वीइंग को क्या प्रॉब्लम हो रही है और वांग जी उसे बता देता है कि ये वीइंग होश में था तो उसने हम सबको पहचानने से मना कर दिया था। उसको मेमोरी लॉस हुआ था, बहुत से सहन बीमार थी, उनको भी वेंचिंग ने पट्टी वगैरह करी थी, उनका ट्रीटमेंट किया था। इसके बाद वेंचिंग ने वीइंग को चेक करा था तो उसको पता चला था कि वीइंग की जो गोल्डन कोर है वो उसको हार्म पहुंचा रही है। अब हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं, आज का पार्ट। वेंचिंग वांग जी को देख कर के बहुत ज़्यादा सैड होती है और वो कहती है कि वांग जी तुम आराम कर लो, तुमने कल से बिल्कुल भी आराम नहीं किया है। लिटरली पूरी रात वांग जी वीइंग के पास ही बैठा रहा था, उसने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। वेंचिंग के कहने पर और लेन सिचेन के इंस्ट्रक्ट करने पर वांग जी थोड़ी देर के लिए वहाँ से आराम करने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो आराम नहीं करेगा तो फिर वो वीइंग का ध्यान नहीं रख पाएगा। और इस समय यहाँ पर सब लोग हैं तो ये सब लोग वीइंग का अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। समथिंग दोपहर का टाइम था, तब का सब लोग लंच करने के बाद वीइंग के पास आते हैं। बहुत से सहन कहती हैं कि मैं इसे होश में ला सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी बहुत ज़्यादा चोट लगी है, इस वजह से हमें कुछ दिन इंतज़ार करना होगा। तब लैन कोरेन कहते हैं कि आप पहले इसे होश में कैसे लेकर आई थी। तब बहुत से सहन बताती हैं कि पहले मैं इसे होश में टेलीपैथी के जरिए लेकर आई थी। ये टेलीपैथी में गया हुआ था, मुझे लेकर गया था। जब मैंने इसके हाथ को पकड़ा तो जो मुझे टेलीपैथी में ले गया, वहाँ पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। वहाँ पे लड़ाई हो रही थी, किसी को भी मैं पहचान नहीं पाई थी, बस मुझे वांग जी दिखा था, तुम्हारा नेफ्यू। तब लैन कोरेन कहते हैं कि शायद आपने उस दिन की टेलीपैथी देखी थी जिस दिन वीइंग को चोट लगी थी और वीइंग हम सब से अलग हो गया था, इसीलिए वीइंग को कुछ भी याद नहीं है। वो टेलीपैथी में आखिरी बार आपको उस जगह लेकर गया था, यहाँ पर वो युद्ध हुआ था, इसी वजह से उसको कुछ भी याद नहीं था। इसीलिए वो लेन सिचेन और अपने बच्चों को और वांग जी को पहचान नहीं पाया, उसने अपने हस्बैंड को नहीं पहचाना, जबकि वो अपने हस्बैंड से कितना प्यार करता है। इन दोनों ने लिटरली इस बार ना लैन कोरेन ना बहुत खुश होते हुए कहते हैं कि इन दोनों ने हम लोगों को बिना बताए शादी कर ली थी, इनके बच्चे भी हो गए थे और हमें तब पता चला था जब इनके बच्चे हो गए थे, वो भी ट्विंस। तब बाउ से जैन कहती हैं कि क्या तुम्हारी नाक के नीचे किसी ने ऐसा कर दिया लैन कोरेन और तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, हंसी आ रही है। तब लैन कोरेन कहते हैं हाँ, वो मेरी फ्रेंड का बेटा है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तब बाउ से जैन समझ जाती हैं कि लैन कोरेन आज भी कैंग से सेरेन को उतना ही चाहते हैं जितना कि वो पहले चाहते थे। जैसे वो दोस्ती से उन्हें प्यार करने लगे थे, पसंद करने लगे थे, वो आज भी उनकी बेटी कैंग से सेरेन को उतना ही चाहते हैं, उतना ही पसंद करते हैं। भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लैन कोरेन उनको आज भी उसी तरीके से पसंद करते हैं, उतना ही चाहते हैं। और इसी वजह से वो वीइंग से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनका ना बहुत ज़्यादा लगाव है वीइंग से। तभी वहाँ पर वेंचिंग आती है और वो कहती है कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तब लैन कोरेन इस बात को नोट करते हैं और अपना सिर हिलाते हैं हमें और कहते हैं कि ठीक है, बोलो। तब वेंचिंग कहती है कि मुझे वीइंग की गोल्डन कोर चेंज करनी ही होगी, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तब बाउ से जैन कहती हैं कि जब मैंने आखिरी बार चेक किया था तो उसकी गोल्डन कोर बिल्कुल ठीक थी, वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी वीइंग को। हमें पहले ये पता लगाना होगा कि वीइंग की गोल्डन कोर उसको नुकसान क्यों पहुंचा रही है, क्योंकि जब मैंने चेक किया था तब वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। इस बात को सुनकर बाउ से जैन की इस बात को सुनकर वेंचिंग नोट करती है और कहती है कि मैं वीइंग को अच्छे से एग्जामिन करना चाहूँगी, क्या आप सब लोग बाहर जा सकते हो। तब सब लोग वेंचिंग की बात मानकर बाहर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर वांग जी आता है। वेंचिंग वांग जी से कहती है प्लीज़ आप भी बाहर रुकिए, लेकिन वांग जी मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं वीइंग के साथ ही रुकना चाहता हूँ, मैं वीइंग के पास ही रुकना चाहता हूँ। तब वेंचिंग कुछ कहती नहीं है और दरवाज़ा बंद कर देती है। वांग जी वीइंग के पास बैठा हुआ था, वो वीइंग के पास आके बैठ जाता है और कहता है कि अब तुम चेक कर सकती हो, मैं अपने वीइंग के पास ही रहूँगा।
इसके बाद वेंचिंग वीजिंग को चेक करती है। पूरे 2 घंटे तक उसने वीजिंग को चेक किया तो उसे पता चला कि ये उसकी यिन टाइगर सील है। उसमें यिन लोहे का एक टुकड़ा है और उस यिन लोहे के टुकड़े से, उस टुकड़े की वजह से ही वीजिंग की गोल्डन कोर उसको हार्म पहुंचा रही है, क्योंकि उसकी गोल्डन कोर प्योर ब्लड है। जिस भी किसी की ये गोल्डन कोर है वो प्योर ब्लड था, वो एकदम प्योर इंसान था। उसकी गोल्डन कोर बहुत ही प्यारे इंसान की गोल्डन कोर उसको लगी है और वो ब्लैक मैजिक से ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है ब्लैक मैजिक को। इस वजह से वो वीजिंग को हार्म पहुंचा रही है। जब उसको ये बात पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो कैसे निकालेगी उस सील को। वीजिंग खुद निकाल सकता है उस यिन लोहे को अपने अंदर से, क्योंकि उसकी यिन टाइगर सील इस समय उसकी बॉडी के अंदर है, उसकी बॉडी के ना अंदर चली गई है। इस बात से ना वो ना बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके चेहरे से ना पता चल रहा था वेंचिंग कि वो परेशान है। तभी वांग जी उसको ऐसे परेशान देख के उससे पूछता है कि वेंचिंग क्या हुआ है, क्या कुछ गलत है? तब वेंचिंग कहती है नहीं कुछ गलत नहीं है, बस कुछ ऐसा है कि फ्रस्ट्रेटेड है। वेंचिंग ने हालांकि ये बात ना बहुत धीरे से बोली थी, लेकिन वांग जी को ना सुनाई दे गया था और वांग जी कहता है कि क्या फ्रस्ट्रेटेड है, बताओ ना तुम किस बात से फ्रस्ट्रेट हो, बताओ मुझे क्या हुआ है वीजिंग के साथ। तब वेंचिंग कहती है कि उसके अंदर की गोल्डन कोर, उसे लगता है कि वीजिंग एक गलत इंसान है, वो डार्क एनर्जी को यूज करता है, इस वजह से वो उसे हार्म कर रही है। वो उसको आप जान के हार्म नहीं कर रही है, उसको लगता है कि यिन टाइगर सील के साथ जो यिन लोहा है वो हार्मफुल है उस गोल्डन कोर के लिए। इस वजह से वो गोल्डन कोर उस यिन लोहे को हार्म कर रही है, लेकिन वो यिन लोहा अभी वीजिंग के अंदर है, इस वजह से वीजिंग को भी हार्म हो रहा है, उसको भी नुकसान हो रहा है, उसको भी तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, क्योंकि उसकी गोल्डन कोर उस पर लगातार उसको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है उस यिन लोहे की वजह से। हमें कैसे भी करके वीजिंग की यिन टाइगर सील को उसकी बॉडी से अलग करना होगा, और इस काम को ना सिवाय वीजिंग के खुद कोई नहीं कर सकता है। ये काम वीजिंग को खुद करना होगा और उसे हमें होश में लेकर आना होगा। वांग जी क्या तुम मेरी मदद करोगे? इस बात को सुन के वांग जी नोट करता है और कहता है कि हाँ मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा मिस वैन, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। तब वेंचिंग कहती है कि तुम इसके साथ इसकी टेलीपैथी में जाओ, ये तुम्हें टेलीपैथी में ज़रूर लेकर के जाएगा और वहाँ पे ना तुम रहना, इसके साथ रहना, जी जो भी कुछ तुम्हें दिखाए तुम इसके साथ रहना और इसे कहना कि होश में आ जाओ, इसे होश में लेकर आओ, इसके साथ इसकी टेलीपैथी में जाओ, इससे कहो कि ये होश में आए। इस बात को सुनकर वांग जी वेंचिंग की तरफ कंफ्यूज लुक देते हुए देखता है और कहता है कि लेकिन मैं कैसे जाऊं टेलीपैथी में। तब वेंचिंग कहती है आपको सिर्फ उसका हाथ पकड़ना है और कुछ नहीं। तब वांग जी तुरंत वीजिंग का हाथ पकड़ लेता है और जैसे वेंचिंग कहती है कि अब आप अपना सिर इसके पास रख के आंखें बंद करके सो जाइए, वैसा ही वांग जी करता है। और वांग जी ने जैसे ही आंखें बंद की तो वो सोया नहीं, वीजिंग के साथ वो टेलीपैथी में चला गया और वहाँ पर वो देखता है कि वीजिंग उसके साथ है, अपने बच्चों के साथ है और वो लोग ना बहुत खुश हैं, उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं, वो उससे बात कर रहा है, उसके लिए खाना लेकर आया, उसको ना फीड करा रहा है। वीजिंग को अभी ही बर्थ दिए हुए उनके बच्चों को बॉर्न हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ है। ये सब ना वांग जी देख रहा होता है। फिर वांग जी कहता है वीजिंग तुम मेरे साथ चलो यहाँ से। वो सपने में नींद में उससे कहता है कि वीजिंग मेरे साथ चलो, घर चलो वापस, हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारे बिना घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। देखो सिल्वी और आयुएन कितने बड़े हो गए हैं, आंखें खोल के देखो। और इतना कह के वांग जी उस टेलीपैथी में से बाहर आ गया था और उसके साथ साथ वीजिंग भी जाग गया था। वीजिंग जब वांग जी को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसको ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसको पहले कुछ भी याद नहीं था, लेकिन इस बार वांग जी के लेकर आने पर और वेंचिंग के इंस्टेंट करने पर वीजिंग को इस बार सब कुछ याद था।
इस बार जब वीइंग की आंखें खुली तो उसको सब कुछ याद था। उसकी जो मेमोरी एकदम कैद हो गई थी ना, मैंने जो बताया था कि उस पर लॉक लगा रखा है वीइंग ने कि जिससे कि कोई भी उसको देख ना ले, वो खुल गई थी अब। और वांग जी को देखते ही वो वांग जी को अपने गले से लगा लेता है और वांग जी उसको अपने सीने से लगा लेता है। दोनों एक दूसरे के सीने से लग के आंसुओं से रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, आंसू बह रहे थे उन दोनों की आंखों से ही। और वेंचिंग उन दोनों को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा खुश थी और वो रूम से बाहर आ जाती है और कहती है कि वीइंग को होश आ गया है, लेकिन वो सबको रोक देती है, वो सबसे मना कर देती है अभी अंदर जाने के लिए। और वो सिजवी और आईयूएन की तरफ देखकर कहती है कि तुम दोनों अंदर जा सकते हो, लेकिन याद रहे वीइंग को ऐसी कोई भी बात मत बोलना जिससे कि वो उसे हर्ट हो, उससे कुछ कहना मत, ठीक है। इतना सुनने के बाद सिजवी और आईयूएन अपना सिर नोट करते हैं और तुरंत उस रूम में अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वीइंग था। और जैसे ही वो अंदर गए, वो अपनी मम्मा को और अपने बाबा को ऐसे रोते हुए देखकर उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत जाके ना अपनी मम्मा को और बाबा को हक कर लेते हैं, दोनों के दोनों। उन दोनों ने ना वीइंग और वांग जी दोनों को हक कर लिया था। हक करने के बाद वीइंग उन दोनों को देखता है तो कहता है कि ये कौन है। वीइंग का ऐसा बोलने से ना वांग जी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि वीइंग को क्या हुआ है। तब वीइंग कहता है कि वांग जी ये दोनों कौन हैं जो हमसे ऐसे चिपक रहे हैं, और वांग जी क्या बेन रूहान मर गया हकीकत में। तब वांग जी कहता है कि वीइंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम 1 मिनट रुको, मैं वेंचिंग को बुलाकर लेकर आता हूँ। तब वीइंग कहता है तुम कहाँ जा रहे हो और हम हैं कहाँ पे, हम तो लेनकिलन जा रहे थे ना, घर जा रहे थे ना यिलिंग से। तब वांग जी के समझ में आता है कि हुआ क्या है। वांग जी को समझ में आता है कि वीइंग सब कुछ भूल चुका है, उसको बस वही दिन याद है, उसको आखिरी दिन वो याद है जिस दिन वो युद्ध हुआ था, जिस दिन बेन रूहान ने और जिन गोंसा ने उनके ऊपर हमला कर दिया था लेनकिलन से पहले ही, थोड़ी पहले। तब वांग जी लेन आईयूएन और लेन सिजवी से कहता है कि तुम दोनों बाहर इंतजार करो, मैं थोड़ी देर बाद तुम दोनों को अंदर बुला लूँगा और मिस वैन को अंदर भेज दो। तब वेंचिंग अंदर आती है। अंदर आने के बाद जब वो वीइंग को चेक करती है, वो वीइंग से पूछती है कि तुम्हें आखिरी दिन कौन सा याद है। तब वीइंग उसे बताता है कि मुझे आखिरी याद मुझे वो वाली याद है जब मैं पहाड़ी से गिर रहा था, बस उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। बेन रूहान और जिन गोंसा ने हम पर हमला किया था, जिन गुनगायो भी उनके साथ था, लेंसी चैन गा ने और वांग जी ने, जियांग चेंग ने, नी मिंजू भी हमारे साथ थे। इन सब ने मुझे प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं खाई से गिर गया। बेन रूहान ने मुझे धक्का दे दिया था जिस वजह से मैं गिर गया था। इस बात को सुनकर वेंचिंग कहती है कि वीइंग मेरी बात ध्यान से सुनो, शॉक्ड मत होना और प्लीज़ शांत रहना, प्लीज़ शांत रहना। इतना कहने के बाद वीइंग वांग जी की तरफ देखने लगता है तो वांग जी कहता है कि प्लीज़ वीइंग शांत रहना, हम तुम्हें कुछ बताने वाले हैं। तब वेंचिंग बोलती है कि उस बात को वीइंग 16 साल हो चुके हैं, तुम 16 साल से यहाँ पर हो। अपनी गुरु, तुम्हारी जो गुरु हैं बाओ से सेरन, तुम उनके साथ रह रहे हो। तुम्हारी मम्मी की मम्मी यानी तुम्हारी नानी के साथ तुम रह रहे हो यहाँ पे बाओ से सेरन के साथ। और तुम ना अभी 1 साल पहले ही होश में आए थे। तुम उससे पहले एक बीमारी होती है जिसमें ना तुम गहरी नींद में चले गए थे, उस गहरी नींद से तुम अभी 1 साल पहले ही बाहर आए हो, लेकिन तब तुम्हें ना कुछ भी याद नहीं था। और बेन रूहान ने अभी हम पर हमला किया था, तब भी तुमने हमें बचाया, तुम उस याद को भी भूल गए। अब तुम जब दोबारा गहरी नींद में गए और तुम्हें वांग जी ने बाहर लेकर आया, तब तुम भूल गए ये सब कुछ। 1 साल में जो भी कुछ हुआ है वो भी भूल गए तुम्हें ये भी याद नहीं कि तुम 15 साल तक गहरी नींद में सोते रहे थे। 16 साल हो चुके हैं। तब वीइंग वांग जी को देखता है, तब वांग जी अपना हाँ में सिर हिलाता है कि हाँ ये सच है।
वांग जी के ऐसे हाँ में सिर हिलाने पर वीइंग को समझ में आता है। वो कुछ सोचता है और कहता है कि वो दोनों लड़के, वो दोनों आयुएन और सिजवी हैं क्या? हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं वांग जी। वीइंग ना इतना खुश हो गया था, वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था, वो इतना खुश होके ना कहता है कि क्या सच में आयुएन और सिजवी इतने हैंडसम हैं, वो इतने बड़े हो गए हैं। उन्हें अंदर बुलाओ ना वांग जी, प्लीज़ उन्हें अंदर बुलाओ, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, मैं उन्हें जी भर के देखना चाहता हूँ, मैंने पूरा मिस कर दिया। ये कह के वीइंग उदास हो जाता है कि उसने पूरा मिस कर दिया अपने बच्चों का पूरा बचपन, उनका पूरा कैसे वो पढ़े, कैसे बड़े हुए, कैसे उन्होंने तलवार चलाना सीखा, वो सब कुछ उसने मिस कर दिया था। इस बात को सोचकर वीइंग उदास हो जाता है और वीइंग ऐसे उदास होके ना मुंह लटका के नीचे सिर झुका के बैठ जाता है और उसकी आंखों में से आंसू बाहर आने लगते हैं। वांग जी जब ये देखता है तो वो आयुएन और सिजवी को बुलाने की जगह वीइंग को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है कि वीइंग कोई बात नहीं ना, प्लीज़ ऐसे रो मत, प्लीज़ मत रो, ऐसे मत रो। वो उसको शांत कराता है, काम कराता है। थोड़ी देर बाद जब वीइंग का रोना थोड़ा कम होता है तब वेंजिंग उठ के जाती है और कहती है कि आयुएन, सिजवी और आप सभी अंकल, आप सभी अब मिल सकते हैं वीइंग से, अब वो ठीक है। ये बात सुनकर सबके सब अंदर आ गए थे। आयुएन और सिजवी वो दोनों दौड़कर अपनी मम्मा के पास आते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं अपने सीने से। और वीइंग वो फिर से रोना शुरू कर देता है उनको सीने से लगा के। उसको बहुत रोना आ रहा था कि उसने इतना टाइम मिस कर दिया अपने बच्चों के साथ। ऑब्वियसली यार गाइस, इतना टाइम अगर कोई मम्मा अपने बच्चों से दूर रहे तो वो ऐसे बहुत ज़्यादा रोएंगी और लिटरली उनके बच्चे भी रोएंगे ही ऐसे मिलने के बाद। इतने सालों का गैप हो गया, इतने सालों तक उन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं, ऐसे बच्चों ने मम्मा को नहीं देखा, मम्मा ने बच्चों को नहीं देखा, तो वो रोएंगे ही ऑब्वियसली। हम लोग तो एक हफ्ते नहीं रह पाते हैं, मैं तो एक हफ्ते भी नहीं रह पाती अपनी मम्मा के अलावा। अगर मेरी मम्मा, मेरी मौसी या किसी की भी यहाँ चली जाती है ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मुझे बहुत याद आती है अपनी मम्मा की। ओके गाइस, ऐसे ना आयुएन और सिजवी रो रहे थे गाइस, और उनको रोते हुए देख के लेन कुरैन भी, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। वहाँ पे जितने भी लोग थे ना वो सब, उनकी आंखों में ना आंसू आ गए थे। तभी जियांग चैंग वैसे है बहुत, मतलब उसका जो कैरेक्टर है ना वो सही है। वो कहता है कि तुम सब लोग ना रो क्यों रहे हो, जबकि उसकी खुद की आंखों में से ना आंसू गिर रहा था, उसको पता नहीं चला, बस उसने ये बोल दिया बिना सोचे समझे कि तुम सब लोग रो क्यों रहे हो। अब तो वीइंग ठीक है ना। तब वीइंग जियांग चैंग की तरफ देखता है और कहता है कि बेवकूफ़ डफर, तुम भी रो रहे हो, अपनी आंखों के नीचे देखो कितने सारे आंसू हैं। तब ना जियांग चैंग हाथ लगा के उसने देखा, वाकई में वो हकीकत में रो रहा था रियल में। लेकिन अभी तक किसी को भी जियान यानली को बुलाने का होश नहीं आया, किसी ने भी अभी तक जियान यानली को नहीं बुलाया। जैसे ही वीइंग देखता है चारों तरफ, उसको ना जियान यानली नहीं दिखी, अपनी सिजे उसको नहीं दिखी। तब वो जियांग वैनमियांग और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है कि सिजे नहीं आई यहाँ पर। इस बात को सुनकर वांग जी को याद आता है कि उसने सिजे को कुछ बताया ही नहीं है अभी तक, उन्हें कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तब वांग जी कहता है कि हमने उन्हें बताया नहीं था, तुम किसी को भी पहचान नहीं रहे थे इस वजह से, और उनको बहुत बुरा लगता, तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, तुमने हम लोगों को पहचानने से मना कर दिया। ऐसे अगर उनको फेस करना पड़ता, तुम उन्हें भी नहीं पहचान पाते तो उनको बहुत बुरा लगता, इस वजह से मैंने अभी तक उनको बताया नहीं है। लेकिन मैं उन्हें जल्दी ही एक लेटर लिख दूंगा, वो तुमसे आके बहुत जल्दी मिलेंगी और हम उनके पास बहुत जल्दी जाएंगे उनसे मिलने। तब वीइंग अपना हाँ में सिर नोट करता है और उसके बाद वेंचिंग कहती है कि अब तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, तुमने अभी ही वेन रूहान को और बहुत सारी स्पिरिट्स को ना मारा है, और तुम्हें उन्हें मारे हुए ना अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, अब तुम सो सकते हो, सो जाओ।
थोड़ी देर आराम करो। और इतना कह के वेंचिंग ने सब लोगों को बाहर जाने के लिए कह देती है स्ट्रिक्टली। वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनती है ना, बहुत ज़्यादा। तभी वहाँ पे वेंडिंग आता है और वेंडिंग वीजिंग को ऐसे बैठे हुए देख के ना वो ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो तुरंत वीजिंग के पास जाता है। वीजिंग ने वेंडिंग को पहचान लिया एक बार में और वो कहता है वेंडिंग तुम कहाँ थे इतने टाइम से। तब वेंडिंग कहता है मैं आपको ढूंढ रहा था, मुझे नहीं पता था आप यहाँ पे हो, मैं बस आपको ढूंढ रहा था मास्टर वी। इतना कह के वेंडिंग चुप हो जाता है और वहीं वीजिंग के पास में ही बैठ जाता है। हेलो एवरीवन, आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। एंड बाय, टेक केयर।